हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू DLED क्लासेस स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे DLED फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। और जिनके भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे अरेंज वे में मिल जाएगी। तो आप लोग जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। और वीडियो से जुड़ी कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी आप लोगों से मेरा डाउट हो वो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उन्हें देख के चेक करके डिस्कस करूँगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है या फिर जो भी PDF है वो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए, मैं प्रोवाइड करा दूँ। और मेरा YouTube चैनल है माविका। वेलकम टू DLED क्लासेस स्टडी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरे चैनल से वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए आज हम देखते हैं वर्तमान भारती की अगली क्लास। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो राजन सरी से मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमारे 15 तक कंप्लीट हो गए थे क्वेश्चन। आज हम उसके आगे देखते हैं 16 का। और 16 क्वेश्चन में क्या है, रूसो ने शिक्षण विधि के किन किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रूसो ने शिक्षण विधि के किन किन सिद्धांतों को दिया या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रूसो ने शिक्षण विधि के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन पर आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निर्भर है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। रूसो ने जो है ऐसे शिक्षण के सिद्धांत दिए थे जिनसे आज हमारी जो है संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था उन पर निर्धारित है, उन पर ही आश्रित है, निर्भर है। पहला है निरीक्षण द्वारा सीखना। सेकेंड है आवेषण द्वारा सीखना। थर्ड है प्रयोग द्वारा सीखना। 4 है करके सीखना। निरीक्षण विधि, जैसे फर्स्ट है निरीक्षण विधि में क्या है, इसकी डेफिनेशन ये समझ लीजिए, या मैं समझा रही हूँ इसे कि निरीक्षण विधि में वह विधि होती है जिसमें निरीक्षण हम कोई भी प्रयोग होता है उसे देखकर सीखते हैं, उसे निरीक्षण विधि कहा जाता है। उसे निरीक्षण द्वारा हम उसे सीखते हैं। कोई भी कार्य को कोई कार्य कर रहा है उसे देखकर अपने आप सीखना, उसे निरीक्षण विधि कहते हैं। अन्वेषण विधि वह विधि होती है अन्य लोगों के साथ मिलकर सीखी जाती है। प्रयोग के द्वारा कोई भी कार्य को हम जैसे विज्ञान सब्जेक्ट होता है उसमें प्रयोग के द्वारा प्रशिक्षण करके सिखाया जाता है, तो वो प्रयोग विधि से सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल जो कराए जाते हैं वो प्रयोग विधि से ही सिखाया जाता है, प्रयोग विधि में ही कराए जाते हैं। जो साइंस का सब्जेक्ट होता है उसमें जो प्रैक्टिकल वगैरह बच्चों को कराए जाते हैं स्कूल में, वो प्रयोग विधि में ही कराए जाते हैं, प्रयोग विधि से ही सिखाया जाता है। डी है करके सीखना। कोई भी कार्य को करके सीखना मतलब है कोई भी कार्य को खुद स्वयं से करके सीखना। ये करके सीखने की विधि के अंतर्गत आते हैं। और 17 क्वेश्चन है, रूसो की अनुशासन के विषय में क्या धारणा है। रूसो की अनुशासन के विषय में क्या अवधारणा है। उत्तर है रूसो प्रकृतिवादी रहे हैं। रूसो जो हैं प्रकृतिवादी रहे हैं। अनुशासन में भी उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया है। रूसो ने प्रकृति को ही महत्व दिया है।
वे बालक की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वे बालक की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वह बच्चे पर किसी प्रकार का ब्रह्म नियंत्रण नहीं चाहता है। वे किसी प्रकार का बच्चे पर कोई भी प्रकार का नियंत्रण या अंकुश नहीं चाहते थे। उन्हें प्रकृति परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्रकृति परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। जो रूसो थे वे प्रकृतिवाद थे और वे अनुशासन जो है बालक पे या बच्चे पे कोई भी अनुशासन भी वे प्रकृति को ही अनुशासन करने में भी प्रकृति को ही महत्व देते थे। वे कहते थे, रूसो जो थे वो कहते थे कि बालक की स्वतंत्रता पर समर्थक थे, बच्चे की स्वतंत्रता के समर्थन किया करते थे। वे बच्चे पर किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई भी नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें जो है प्रकृति के परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास था। इसी प्रकार रूसो ने अनुशासन के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्रकृति परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। ये उनके दो सिद्धांत थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जॉन ड्यूवी, इन्होंने क्या कहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ड्यूवी के शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं? ड्यूवी के शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ड्यूवी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित नहीं मानते हैं। ड्यूवी जो थे वो शिक्षा के उद्देश्यों को पहले से ही निर्धारित किए हुए नहीं मानते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य देश काल एवं परिस्थितियों में सभी बालकों हेतु उचित एवं उपयोगी नहीं हो सकते हैं। फिर भी ड्यूवी ने शिक्षा के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य को निर्धारित किया है। ड्यूवी जो थे वो उनका मानना था कि पहले शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं वो पहले से नहीं निर्धारित हो सकते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य देश काल एवं परिस्थितियों में सभी बालकों हेतु उचित एवं उपयोगी नहीं हो सकते हैं। मतलब ड्यूवी का मानना था कि कोई सभी उद्देश्य एक जैसे बच्चे के ऊपर नहीं लागू हो सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार या जैसी बच्चे की परिस्थिति क्या है, कैसे क्या है, कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत गरीब होते हैं, एक समान नहीं लागू होते हैं, सभी एक समान उचित एवं उपयोगी नहीं हो सकते हैं। फिर भी ड्यूवी ने शिक्षा के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित किया। फर्स्ट है बालक सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट चाइल्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जिससे वह समाज में भावी जीवन में संयोजन कर सके। ड्यूवी का मानना है कि ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बालक का सभी प्रकार से बालक का विकास, जिससे वह समाज में अच्छे से अपना जीवन में समायोजन कर सके, अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाए समाज में। सेकेंड है बालक का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ चाइल्ड। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में बालक को विशेष महत्व दिया है। उनका मत है कि बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। जॉन ड्यूवी ने बालक का महत्व में बताया है। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में बालक को विशेष महत्व दिया है। उनका मत है कि बालक अपने
मूल्य एवं आदर्शों का स्वयं निर्माण कराता है। बच्चा जो है वो अपने आदर्शों का और मूल्यों का स्वयं निर्माण करता है, इसके लिए शिक्षा को उन परिस्थितियों का सर्जन करना है। इसके लिए शिक्षा की उन परिस्थितियों का सर्जन करना है जिसमें मनुष्य बालक अपने आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सके। इनका मानना था कि बालक का महत्व, जैसे प्रयोजन जाति अलग अलग जातियों में ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण में बालक को विशेष महत्व दिया है। उनका मत है कि बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। इसके लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा की परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए, परिस्थितियों का सर्जन करना है जिससे बालक अपने आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सके। शिक्षा ऐसी बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह अपने आदर्शों और मूल्यों का स्वयं ही निर्माण कर सके। थर्ड है गतिशील निर्देश। देखते हैं गतिशील निर्देश में क्या कह रहा है। प्रयोजनवादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना है ताकि वह स्वयं उचित दिशा में प्रगति कर सके। प्रयोजनवादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना है, जिससे ताकि वह उचित दिशा में प्रगति कर सके। 4 है बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। प्रयोजनवादी शिक्षा का एक उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना मानते हैं ताकि बालक समाज के साथ समायोजन कर सके और सामाजिक दायित्वों का निर्वाचन कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फ्राइवल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। फ्राइवल ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं। हेडिंग है फ्राइवल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फ्राइवल का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाते हैं और ना मानव जीवन का एकाकीपन प्राप्त करना है, बल्कि शिक्षा द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि वह विभिन्न पदार्थों में एक निश्चित चिंतन एकता होती है और प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठता पूर्णता प्राप्त करने हेतु सदैव प्रगतिशील रहते हैं। फ्राइवल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिसमें वह अपने अंतर को अधिक से अधिक व्यक्त कर सके और स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं ही अभिव्यक्त कर सके। बच्चों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कुछ सृजन भी करना चाहिए। बच्चों को केवल व्यक्ति मतलब अपनी कोई भी बात बताकर ही नहीं, बल्कि नए ढंग से सृजन नई चीज़ें सीखना भी चाहिए। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चे अपने सृजनात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक भावनाएं साथ साथ उत्पन्न की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है किंडरगार्टन का क्या आशय है शिक्षा को लेकर। चलिए देखते हैं। हेडिंग है किंडरगार्टन से आशय। फ्राइवल अपनी शिक्षा संस्था को किंडरगार्टन के नाम से पुकारते थे या पुकारता है। किंडरगार्टन के नाम से पुकारते हैं। जर्मनी भाषा का शब्द है किंडरगार्टन जो है वो जर्मनी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनता है। किंडर अर्थात बालक और गार्डन अर्थात उद्यान, फुलवाड़ी। इस प्रकार फ्राइवल ने पौधे की तुलना बालक से तथा शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना
उद्यान से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधे की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। ये किसका कहना है? ये किंडरगार्टन का कहना है, यानी फ्रॉबल का कहना है। फ्रॉबल जो थे वो अपनी शिक्षा संस्था को किंडरगार्टन के नाम से पुकारते थे। तो किंडरगार्टन का मतलब है कि एक बालक जो है, उन्होंने बालक को, ये जर्मनी भाषा से मिला, दो शब्दों का योग मिलकर बना है, किंडर प्लस गार्डन। किंडर मीन्स होता है बालक और गार्डन मीन्स होता है उद्यान। फ्रॉबल ने बच्चे को एक पौधे की तरह, एक नाजुक पौधे की तरह माना है, जिसमें जैसे उद्यान में जो भी नए पौधे लगाए जाते हैं तो माली उसमें उचित मात्रा में पानी, खाद देकर उनके बढ़ोतरी में सहायता करता है। उसी प्रकार विद्यालय में टीचर जो है बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उनके स्वाभाविक विकास में सहयोग करता है। उनके उपयुक्त वातावरण देकर और वातावरण का निर्माण करके बच्चे के स्वाभाविक विकास में सहयोग करता है। कौन करता है? टीचर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिकरण का क्या उद्देश्य है? एडिंग है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। अतीत काल से ही मानव ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति का व्यक्ति के मध्य समुदाय तथा समुदाय के मध्य संतति और संतति के मध्य अपने व्यवहारिक अनुभवों भंडार का संचारण करते हुए उपयोग किया है। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है मानव ने जो है जागरूक होकर अपनी वाक्य शक्ति का वाक्य शक्ति मतलब बोलने की शक्ति जो है व्यक्ति के द्वारा समूह में और समूह के द्वारा संतति में, जन में के माध्यम और जन के माध्यम अपने व्यवहारिक अनुभवों भंडारों का संचारण मतलब अपने जो भी अनुभव होते हैं और जो भी उनका व्यवहार है वो अपने आने वाली पीढ़ियों में डाल पाते हैं। संचय करने का हेतु उपयोग वो करते हैं। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। इसमें जो है बौद्धिक यानी कि बालक की बुद्धि और मानसिक विकास किया जाता है। सेकेंड है शारीरिक विकास का उद्देश्य। इसमें जो है बच्चे के शरीर में जो डेवलपमेंट होते हैं उनमें विकास करना। थर्ड है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक जो बच्चा जो है, थर्ड है नैतिक और उसके अच्छा नेचर और चरित्र अच्छा बने उसका विकास करना। फोर है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। फाइव है सामाजिक कुशलता का विकास का उद्देश्य। सिक्स है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सेवन है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। एट है विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के विकास का उद्देश्य। नाइन है अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल विकास का उद्देश्य। अन्य व्यक्तित्व संचार विकास का उद्देश्य। 10 है वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल विकास का उद्देश्य। 11 है ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। ये कुछ उद्देश्य हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक अवसरों
की समानता से क्या आशय है? शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या आशय है? शैक्षिक समानता का वास्तविक अर्थ है समस्त छात्रों को ऐसा शैक्षिक अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों व विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हों। अर्थात शैक्षिक समानता विद्यालय अध्ययन के लाभों का समान न्यायसंगत विवरण है। विद्यालय अध्ययन के लाभों का सामान्य न्यायसंगत विवरण है। यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक का शारीरिक, मानसिक, संवैगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाता है। साथ ही समानता का आशय राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति रूप, रंग, भाषा एवं अंतीयता, धर्म आदि के बीच भेदभाव न करने से भी है। अतः शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय यह है कि सभी को उसकी शारीरिक, मानसिक, संवैगिक स्थितियों के अनुसार अवसर प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण क्या हैं? लिखिए। हेडिंग है शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण। हम विभिन्न वर्गों के लोगों को उपलब्धि सुविधाओं में समानता स्थापित करके अधिक अच्छे पुरस्कार की प्राप्ति के लिए समाज के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। क्या है? हम सभी जाति या सभी वर्गों के लोगों की उपलब्धि सुविधाओं में समानता स्थापित कर सकते हैं। अच्छे पुरस्कार की प्राप्ति के लिए समाज के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की नींव डाल सकते हैं, जिसमें वे सक्रिय व सफल समानता संवर्धन प्रयासों हेतु शिक्षक असमानता के रूप के कारकों को अध्ययन आवश्यक है। ये कारक निम्नवत हैं। क्या है? फर्स्ट है निर्धनता। सेकेंड है शिक्षक गुणवत्ता के स्त्रीकृत प्रावधान। थर्ड है सामाजिक संस्कृति कारक। फोर है शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता। 5 है शारीरिक दोष। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्यों? उत्तर है बालक जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने परिवार के
अपने परिवार के संपर्क में आता है। जब बालक जब जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है। इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। माँ को उसकी प्रथम शिक्षा, बालक की प्रथम शिक्षिका माँ को ही कहा जाता है। नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा नवजात शिशु जो है अपने जीवन की यात्रा परिवार से प्रारंभ करता है तथा इसी संस्था में रहते हुए, परिवार में ही रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन सभी मानवीय गुणों का विकास हो जाता है जिनकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग एवं सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। बालक को बनाने एवं बिगाड़ने का दायित्व भी परिवार का ही माना जाता है। परिवार में जब बच्चा जो है, परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला इसलिए कहा जाता है कि जब बालक जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने परिवार के ही संपर्क में आता है, इसलिए परिवार को ही प्रथम पाठशाला माना जाता है। और उसकी प्रथम शिक्षिका जो है माँ होती है। माँ बच्चा जब जो है अपना जन्म लेता है तो वह जो है अपने जीवन की प्रारंभिक जो भी शिक्षा उसकी होती है वह सब घर से उसे मिलती हैं और अपनी माँ से मिलती हैं। बच्चे को तो माँ को इसलिए बच्चे की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है तथा इसी संस्था में मतलब परिवार में ही रहकर बच्चा विभिन्न प्रकार के संस्कार, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं लेता है। जैसे जैसे बालक की आयु, जैसे बालक जो है शिशु से शैशवावस्था में आता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है। जब वह शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था में आता है तब वह स्कूल जाता है। जब तक शैशवावस्था में रहता है तब तक वह उसकी पाठशाला घर ही होता है, परिवार ही होता है, जिसमें जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे परिवार के द्वारा उसे सभी प्रकार की मानवीय गुणों का विकास होता है। बच्चे जैसा आपके घर का माहौल होगा वैसा ही बच्चा बनता हो जाता है। जिसकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग, जैसे उसे जिस प्रकार से संस्कार मिलते हैं, जैसे ही उसे संस्कार मिलते हैं, उसे जैसी शिक्षा मिलती है परिवार से, वह आगे चलकर जो है उसके लिए सुयोग एवं चारित्रिक नागरिक के रूप में पड़ती है। बालक को बनाने एवं बिगाड़ने में बालक अच्छा बनेगा, बच्चा जो है अच्छा बनेगा या गलत संगतों में पड़ेगा, ये परिवार का ही दायित्व होता है। परिवार का ये माना जाता है कि ये दायित्व परिवार का ही दायित्व होता है कि बालक अच्छा बनेगा या बिगड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय की औपचारिक कार्य बताइए। विद्यालय के औपचारिक कार्य हेडिंग है विद्यालय के औपचारिक कार्य। देखते हैं उत्तर। विद्यालय के निम्नलिखित औपचारिक कार्य हैं। जैसे फर्स्ट है बालकों का मानसिक विकास करना। फर्स्ट है बच्चों का मानसिक विकास करना। सेकेंड है संस्कृति का संरक्षण एवं और अगली पीढ़ियों को हस्तांतरण कराना। जैसे बच्चे का मानसिक विकास करना, विद्यालय में औपचारिकता होती है बच्चे के मानसिक विकास करना। संस्कृति का संरक्षण करना, जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं उनके बारे में बताना और अगली पीढ़ी को ताकि वे अपनी आने वाली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को बता सकें, उन्हें भी वे संस्कृत सिखा सकें, जो भी संस्कृति जो भी हैं वे सब सिखा सकें। हमारे भारत की जो संस्कृति है उसे अगली पीढ़ी में सिखा सकें। थर्ड है सामाजिक भावनाओं का विकास करना। 4 है चरित्र का निर्माण बच्चे के अच्छे चरित्र का निर्माण कराना विद्यालय की औपचारिकता होती है। 5 है नेतृत्व के गुण प्रदान करना, बच्चे को नेतृत्व कराने के गुण प्रदान करना। 6 है व्यवसायिकी प्रशिक्षण प्रदान कराना। ये
ये पॉइंट हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जो विद्यालय के औपचारिक कार्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद्यालय के अनौपचारिक कार्य क्या हैं? अनौपचारिक कार्य क्या हैं? उत्तर देखते हैं। विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों की सूची निश्चित नहीं है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, खेल कूद, संस्कृति कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि वे सभी समस्त कार्य आ जाते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं। वे सभी कार्य जो बालक के सर्व प्रकार से विकास करने में शारीरिक, मानसिक, खेल कूद के द्वारा और संस्कृत कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, संरचना शक्ति आदि विकास आदि वे समस्त कार्य आते हैं। वे सभी कार्य आते हैं जो औपचारिक कार्य जो सब बच्चे का सर्व प्रकार से विकास कर सकें, वे सभी औपचारिक कार्य होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। जनसंचार साधनों से क्या अभिप्राय है? जनसंचार साधनों से क्या अभिप्राय है? उत्तर देखते हैं। जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरणों से है जिनके प्रयोग के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन अथवा माध्यम है रेडियो, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। वे जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तो ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। 28 का देखते हैं। 28 है सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? उत्तर है सामाजिक परिवर्तन से आशय है सामाजिक जीवन शैली और समाज में संरचना में होने वाले परिवर्तन से है। लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग अर्थ लगाए हैं। किंगसेल डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संसाधनों से है जो सामाजिक संरचना अथवा ढांचे में हुआ करते हैं। सामाजिक संरचना अथवा ढांचे में हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सांस्कृतिक जड़ता। सेकेंड है निहित स्वार्थ। थर्ड है नवनीता का भय। फोर है पृथकता की मात्रा। ये कुछ जो पॉइंट हैं और ये सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षा के सार्वभौमिकरण को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का विशेष अर्थ एवं संदर्भ है। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा की किसी निश्चित स्तर पर सभी लोगों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम
कल की वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की जो भी वीडियो है उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं या जो भी आपके फ्रेंड हैं जो DELED कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। आप जब दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प होगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।